अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प मतलब क्या? डैम्प मतलब धीरे धीरे कम होना। डैम्प मतलब क्या? धीरे धीरे कम होना। नॉर्मली अगर हम लोग ऐसे ऑसिलेशन, देखो मैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सिंपल पेंडुलम है, राइट में गया, मिडल में आया, लेफ्ट में गया, मिडल में आया, राइट में गया। ये क्या हो गया? ऐसे अगर करता रहेगा ये डैम्प ऑसिलेशन नहीं है। लेकिन देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। क्या हुआ पता आपको? धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। ये क्यों होता है? देखो अगर इमेजिन करो कि मेरे हाथ में सचमुच का पेंडुलम है, धागा बांधा है, स्ट्रिंग बांधा है और बॉब अटैच है और उसको ऑसिलेट किया है। लेकिन आजू बाजू का जो एयर है वो एयर क्या करेगा? उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा। इसका मतलब एयर का जो रेजिस्टेंस है उसने उसको डैम्प किया, तो हो गया उसका डैम्पिंग फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया? डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स मतलब जो एम्पलीट्यूड को कम करेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो वो डैम्पिंग फोर्स अगर काम कर रहा है किसी एसएचएम में, तो ऐसे ऑसिलेशन को बोलेंगे डैम्प ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? मतलब डैम्प ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन या जस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ग्रेजुअली मतलब क्या? धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हम लोग डायग्राम की बात करते हैं तो नॉर्मल ऑसिलेशन में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्मल ऑसिलेशन डायग्रामेटिक है ऐसे। लेकिन मैं डैम्प ऑसिलेशन की अगर बात करता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन ये जब एम्पलीट्यूड हो गया तो फर्क है। एम्पलीट्यूड कैसे हो रहा है? चेंज हो रहा है ना, धीरे धीरे चेंज। ये एम्पलीट्यूड क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज होने का रीजन क्या है? कौन रिस्पॉन्सिबल उसके पीछे? डैम्पिंग फोर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? अरे समझा। और इस ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? डैम्प ऑसिलेशन या डैम्पिंग ऑसिलेशन। समझ में आया? ठीक है, ओके। एक उसका एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल दिया उन्होंने। एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल दिस ईयर एक रिजिड सपोर्ट है, देखो इधर बोर्ड पे। उसको एक स्प्रिंग अटैच किया है, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग अटैच किया है। उस स्प्रिंग को एक ब्लॉक अटैच किया है। उस ब्लॉक को एक रॉड टाइप, पिस्टन टाइप रॉड अटैच किया। पिस्टन समझ से आप? टी शेप का होता है, टी शेप है ना, उल्टा। हाँ, और उसको एक वाटर में रखा गया है। ये जो रॉड है उसको किसमें रखा गया है? वाटर में। जब इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा ऐसे, तो इस पे ऊपर वो प्रेशर आएगा, बराबर है। लेकिन डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे करेगा। लेकिन इसका जो स्पीड है वो वाटर के फोर्स की वजह से सेम रहेगा कि कम होते जाएगा। ये वाटर इसको अपोज करेगी ना हिलने को, इसके मोशन को ये वाटर क्या करेगी? अपोज करेगी। तो समझ में आया? मतलब जितना इसका स्पीड है ऊपर नीचे होने का, उस स्पीड की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बराबर है। तो इधर जो डैम्पिंग फोर्स जो है, डैम्पिंग फोर्स जो क्या कर रहा है? उसके एम्पलीट्यूड को, अगर ये नहीं रहता तो ये क्या होता? ऐसा ऑसिलेट होता रहता। लेकिन ये होने की वजह से ये इसको अटैच है, लेकिन इसका मोशन ये अपोज कर रहा है। तो जितना इसका स्पीड रहेगा उतना ये अपोज करेगा ना। जितना स्पीड इसका कम उतना कम अपोजिशन, जितना इसका स्पीड ज्यादा उतना अपोजिशन ज्यादा। मतलब जो डैम्पिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बट विथ नेगेटिव साइन। वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ये डैम्पिंग ऊपर की तरफ है। समझा कि नहीं समझा? तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया जाता है, जिसको हम लोग बी बोलते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? डैम्पिंग कांस्टेंट।
इसका मतलब जो पहले हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये रिस्टोरिंग वाला, ये कब होता है नॉर्मल एसएचएम के लिए, डैम्पिंग के लिए ये दोनों काम करेंगे ना साथ में। तो जो टोटल फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एडिशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स है, ये क्या रहेगा माइनस बीवी है। अरे समझ में आया? तो डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए आइडेंटिटी ये होगी, मैंने आपको बताया था ये किसकी आइडेंटिटी है, लीनियर एसएचएम की, ये डैम्पिंग है। तो डैम्पिंग ओवरऑल टुगेदर डैम्पिंग का आइडेंटिटी क्या हो गया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी बी। अरे समझा इधर तक? ठीक है, ओके। अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर प्लीज, एम ए फोर्स क्या रहता है एम ए, इसको मैं प्लस के एक्स करता हूं और इसको प्लस बी बी करता हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a के जगह मैं क्या लिखता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ये bd को मैं पहले लेता हूं, क्यों, क्योंकि पहले वेलोसिटी उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ये को इधर लिखता हूं, प्लस माइनस आगे पीछे होगा चलेगा ना। ठीक है, तो ये b इंटू वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, प्लस k इंटू जस्ट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको मिल रहा है इक्वेशन वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग एसएचएम। जो नॉर्मल हम लोग ये लिखते थे, याद करो, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, कौन सा था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। लेकिन उसमें ये कौन सा टर्म ऐड हो गया, डैम्पिंग फोर्स का ये टर्म ऐड हो गया, इसलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना किसका बना, डैम्पिंग लीनियर एसएचएम का बना। ठीक है, जैसे इसका हम लोगों ने सोल्यूशन ऑब्टेन किया था x इज इक्वल टू e रेज़ टू समथिंग, वैसे ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक सॉल्यूशन मिलता है x इज इक्वल टू a e रेज़ टू माइनस bx अपॉन माइनस b t अपॉन 2m माइनस bt अपॉन 2m cos ऑफ क्या लिखा है ओमेगा t प्लस ओमेगा डैश t प्लस 5। नॉर्मल एसएचएम के लिए क्या मिलता है, नॉर्मल एसएचएम के लिए x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 मिलता है ना नॉर्मल एसएचएम के लिए। लेकिन डैम्पिंग एसएचएम के लिए क्या मिला, x इज इक्वल टू a मिला, ये छोड़ो, a cos ओमेगा t प्लस 5 आता तो भी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कौन सा टर्म एडिशनल मिला मुझे इधर, e रेज़ टू माइनस bt अपॉन 2m। e रेज़ टू मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म, e रेज़ टू मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल टर्म। मतलब जो मैंने इधर ग्राफ ड्रॉ किया था ऐसे, इधर देखो इसमें ये ऐसा डिक्रीज हो रहा है ना और ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, बराबर। तो ये जो कर्व है या फिर ये कर्व है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, ऐसा ये एक्सपोनेंशियल है, स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है ना, तो ये जो ऐसे नीचे आता है या ऐसे ऊपर जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल राइज और एक्सपोनेंशियल फॉल। तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कौन सा टर्म आ गया, एक्सपोनेंट का टर्म आ गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंट में बढ़ भी सकता है ना, वो राइज भी हो सकता है, लेकिन राइज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्यों, क्योंकि ये टू प्लस नहीं है, क्या कौन सा साइन है, माइनस साइन, समझ में आया। और ये डिक्रीज किसके साथ हो रहा है, टाइम के साथ। मतलब जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। कौन डिक्रीज होगा, एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और इधर बी से पता चलता है कि डैम्पिंग फोर्स वाला ये कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके डिक्रीज की। अब ये जो ओमेगा डैश है, ओमेगा रहता तो नॉर्मल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डैश मतलब डैम्पिंग का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, इधर तक समझा। और क्या लिखो, ऊपर हेडिंग दे दो डैम्पिंग ऑसिलेशन, डैम्पिंग ऑसिलेशन हेडिंग दे दो। ये लिखो, इधर से पूरा लिखो, डायग्राम बनता है।
बुला लेते ये जो रॉ टाइप ऑब्जेक्ट है उसको वेन बोलते हैं, वेन। ओके, ये जो वेन है, ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग है, ये रेजिस्टर है। डॅम्पिंग ऑसिलेशनचा डायग्राम बघा दिलाय तुम्हाला। डैम्पिंग ऑसिलेशन का डायग्राम, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी पहले देखते हैं क्या आता है। इधर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन लीनियर एसेशन क्या था, कुछ याद है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन लीनियर एसेशन, इधर देखो, हम लोगों ने माना था K/M इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माना था ना। डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते समय हम लोगों ने माना था कि K/M को क्या मानो, ओमेगा स्क्वायर मानो। इसका मतलब रूट ऑफ K/M क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ये नॉर्मल एसेशन के लिए विदाउट डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग पकड़ेंगे तो ओमेगा डैश बोलते हैं ना हम लोग, इधर ओमेगा डैश माने ना। ओमेगा डैश में ये टर्म तो आएगा, K/M भी आएगा, लेकिन ये जो डैम्पिंग वाला टर्म है वो भी आएगा और उसका स्क्वायर है। तो समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरा डैम्पिंग एसेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ये क्या है, नॉर्मल एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डैश क्या है, डैम्पिंग एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसमें डैम्पिंग टर्म भी है, बी इंडिकेट डैम्पिंग टर्म, समझा। तो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, डैम्पिंग एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, अरे समझते का नक्की। और उसमें क्या है, ठीक है इतना ही है, ओके। चलो देखो ये एंगुलर डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर वही फ्री ऑसिलेशन को मैं क्या करूंगा, समझिए बॉब हो रहा है ऑसिलेट, मैं इस टाइम जब बॉब आएगा ना इधर मैं हाथ लगाऊंगा ऐसे, तो इस टाइम जब बॉब इधर आएगा तो मेरा धक्का लगेगा, उस ये इनडायरेक्टली मेरा फोर्स ही है ना, उस फोर्स की वजह से उसका ऑसिलेशन मेंटेन रहेगा कि कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, समझा, बराबर है। तो जब वो ऑसिलेट करेगा तब ये फोर्स का ऑसिलेशन इंपॉर्टेंट है, बराबर है। या फिर समझो इमेजिन करो मैं ऐसे इसको ऐसे कर रहा हूं, टिक कर रहा हूं, बराबर है। इस टाइम जब इधर आएगा उसको टिक कर रहा हूं, तो अभी वो अपने आप ऑसिलेट नहीं होगा, मैंने जो अप्लाई किया ऑसिलेशन उसके हिसाब से वो ऑसिलेट होगा। मैं अगर फास्ट करता हूं तो ये फास्ट ऑसिलेट चालू होगा, बराबर है। तो ये ऐसा जो ऑसिलेशन है जो मैं फोर्स लगा के कर रहा हूं उसको बोलेंगे फोर्स ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। लेकिन अपने आप जो हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, फ्री ऑसिलेशन। लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज किया, कैसे चेंज किया, उस पे पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करके। मैंने एक बार फोर्स अप्लाई किया क्या नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं ना, बार बार कोई टैप कर रहा हूं, तो मेरा फोर्स भी है वो पीरियोडिक है, उसके वजह से उसका फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल हो गया कि अभी चेंज हो गया। तो मैंने क्या किया, उसको पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करके उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चेंज करके डिफरेंस फ्रीक्वेंसी से उसको वाइब्रेट होना चालू कर दिया। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑसिलेशन। लेकिन जब ये फोर्स ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, मेरा भी फ्रीक्वेंसी है ना, एक टाइम कितने, एक सेकंड में कितने बार करता हूं, तो मेरा फोर्स ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी और उस ऑब्जेक्ट का खुद का फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट समझो मैच हो, जो उसका ओरिजिनल उसका प्रॉपर्टी है, जितना फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में उतना वाइब्रेट होने का, उतने ही फ्रीक्वेंसी से मैंने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, मैच हो गया। और जब ऐसे मैच होता है ना, फोर्स वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट जब मैच होगा तो क्या होगा, दो चीज होगी। एक, वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो ज्यादा दूर तक एम्पलीट्यूड बताएगा, ओके। और ऐसे केस को बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर जो हम लोग फोर्स वाइब्रेशन अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, मैच होगा। तो एक चीज होता है क्या, वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होने को स्टार्ट करता है, और ऐसे कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होता है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच होते हैं और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है। एम्पलीट्यूड क्या रहता है, देखो हम लोग लाउड स्पीकर जब रोड पे कोई फंक्शन है तो रोड पे जब जोर से आवाज करके डीजे लगाया जाता है, पता है, उसका वाइब्रेशन और हमारे घर में जो अलग अलग चीजें हैं उनका वाइब्रेशन अगर गलती से मैच हो गया तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट गिरते हैं ना, बरोबर ना। समजा माझ्या घरात एक भांड आहे, त्याचा काहीतरी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी असेल ना व्हायब्रेशनची, जशी प्रत्येक वस्तूची आहे, आणि बाहेर जोराला डीजे लावलाय, त्या डीजेच्या साऊंडची फ्रिक्वेन्सी, त्या फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू आणि ह्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यू मॅच झाली, काय होणार, पहिले तर बघा भांड हळूहळू हललं, नंतर एम्पलीट्यूड मॅक्सिमम काय होतो, क्या हुआ उधर, रेजोनेंस हो गया, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, मैच हो गया, इसलिए उसका वाइब्रेशन कैसे हो गया, मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड से हो गया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब अपनी जगह ज्यादा से ज्यादा दूर छोड़ेगा, तो इस केस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। समझा कि नहीं समझा? समझा ना? फ्री वाइब्रेशन मतलब क्या बताया, व्हेन कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जस्ट वाइब्रेट करके रिलीज करेंगे और उसके खुद के ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ उसको अलाउ करेंगे, किसके लिए, वाइब्रेट होने के लिए। सो दैट टाइम दैट ऑब्जेक्ट विल वाइब्रेट विथ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके। बट when we apply the force, periodic force on that bob या on that object, so that means that frequency will be now different frequency than natural frequency. जब मैं उसको छोड़ता हूं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होगा, लेकिन मैं एक पीरियोडिक फोर्स बार बार अप्लाई कर रहा हूं तो मैंने उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हाथ लगाया, अभी वो चेंज हो गया, बराबर ना। अभी वो कौन सा फ्रीक्वेंसी हो गया, फोर्स फ्रीक्वेंसी, बराबर है। लेकिन गलती से या कोइंसिडेंटली मेरा जो टैप का या मेरा जो बाहर का पीरियोडिक फोर्स है वो भी फोर्स पीरियोडिक होना चाहिए। बार बार एक बार फोर्स लगाया और छोड़ दिया वो पीरियोडिक नहीं रहेगा, बार बार उसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो वो पीरियोडिक फोर्स हो गया। तो उसका वाइब्रेट, उसका फ्रीक्वेंसी और उस ऑब्जेक्ट का खुद का वैल्यू जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, वो अगर मैच हो गया तो क्या होगा, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होना शुरू कर देगा और उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस। ठीक है, एक बार पढ़ो, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, एक बार पढ़ो। पेज नंबर 127 का पैराग्राफ पढ़ो। उसके बाद कुछ मत पढ़ो, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्स ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करता हूँ, रेजोनेंस का भी डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, खाली वो पैराग्राफ पढ़ो। क्या सीखा, क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, राइट, 1/2 पाई रूट ऑफ G upon L. Then what is angular SHM? Okay, differential equation of angular SHM, right? Then the motion of the magnet placed in an external uniform magnetic field is also angular SHM. प्रूव किया, टॉर्क इज इक्वल टू